नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ आपको विशेष जानकारी देनी है। ये वीडियो जो हमारी 80 की स्पीड से और 60 की स्पीड से दी गई है वो अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, एक ही पैसेज पर। तो मेरा कहना है कि इस पैसेज का होमवर्क पहले करें और हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, फिर मैं चेक करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा और फिर मिला करके आप इसके घर में प्रैक्टिस करें और फिर इसकी नकल आप कम से कम 10 बार लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो डाली गई है 60 और 80 पर, इस पर टारगेट करें और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। पिछले दिनों यह बात सामने आई कि समृद्ध यूरेनियम बनाने संबंधी अनुसंधान को इसलिए उत्साहित नहीं किया गया क्योंकि भविष्य में हमारा नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम का ही उपयोग करेगा। इस प्रकार के अनुसंधान के विषय में मतभेदों की चर्चा थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे वैज्ञानिक भी इस बात पर एकदम एकमत नहीं हैं कि भविष्य में किस यूरेनियम ईंधन को नाभिकीय केंद्रों में इस्तेमाल किया जाए। यूरेनियम क्या है? इस संदर्भ में सर्वप्रथम हम ये देखें कि प्राकृतिक यूरेनियम एवं समृद्ध यूरेनियम क्या है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप में हमें ऑक्साइड के रूप में मिलता है और इसमें यूरेनियम 235 एवं यूरेनियम 230 पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यूरेनियम 235 लगभग 0.07% तथा शेष यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम 235 ही प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे नाभिकीय विखंडन में उपयोग में लाकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यदि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जाए जो नाभिकीय विद्युत बनाने में ईंधन के रूप में काम आ सके, तो इसे यूरेनियम समृद्धीकरण कहते हैं। कई बार यूरेनियम 238 को कृत्रिम तत्व प्लूटोनियम 239 में बदला जाता है, जिसे नाभिकीय केंद्रों में काम में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में स्पष्टता यूरेनियम 235 मात्रा को अधिक करना होता है। तारापुर नाभिकीय केंद्र के लिए हम जिस समृद्ध यूरेनियम का आयात कर रहे हैं उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 2.7% होती है। भारत के तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए जो समृद्ध यूरेनियम अमेरिका से आयात किया जाता था वो इस श्रेणी में आता है, लेकिन अमेरिका भारत को नीचे से गिराने तथा विश्व में अपनी चौधराहट को कायम करने रखने के लिए उस पर रोक लगा दी है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि वो भारत के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कराने की कोशिश में लगा है, जिससे कि अमेरिका के एजेंट भारत के परमाणु कार्यक्रम का सही आकलन कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा अवश्य हुआ हूँ, लेकिन क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में शिक्षा की नीति
का आधार क्या है? शिक्षा की नीति में सबसे प्रमुख बातें क्या होनी चाहिए? इस संबंध में मेरे विचार इस प्रकार हैं कि अपने देश में वे तमाम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या जिनके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के गरीब लोगों के लिए शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि शिक्षा मिलने के बाद इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि जो लोग पढ़ लिख कर निकलें उनको किसी न किसी काम में लगाया जा सके। मेरा आशय ये है कि शिक्षा नीति को इन 3 कसौटियों को ध्यान में रखकर व्यवहार में लाया जाना चाहिए। क्या शिक्षा नीति यहाँ की सस्ती है? क्या सभी को सुलभ है? तथा क्या वो रोजगार तलब है? मान्यवर, इन 3 कसौटियों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और यह सदन भी इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि ना तो शिक्षा सुलभ है, ना सस्ती है और ना ये रोजगार तलब है। आज शिक्षा के अंदर भी वर्ग बने हुए हैं। क्या शिक्षा हाई क्लास के लोगों के लिए है, जो कि उन लोगों को पब्लिक स्कूलों के माध्यम से दी जाती है और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उन पर कई सौ रुपये प्रति माह व्यय होता है। दूसरी शिक्षा कॉमन विद्यार्थियों के लिए है, साधारण विद्यार्थियों के लिए है। साधारण विद्यार्थियों का अर्थ है गांवों के गरीब बच्चे, जहां स्कूल में टाटपट्टी भी नहीं है तथा बैठने के लिए भवन भी नहीं है, वहां पर किताब भी नहीं है, जहां पर ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें से कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां यदि जगह है तो वहां मास्टर नहीं है। इस प्रकार यहाँ शिक्षा की यह दशा कर दी गई है। एक शिक्षा उच्च वर्ग के बच्चों के लिए है तथा एक शिक्षा साधारण वर्ग के लोगों के लिए है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश और प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है, ये बात हमारे सामने कई वर्षों से चली आ रही है। कुछ दिनों से यह चर्चा सदन में हो रही थी कि शिक्षा इस तरह निर्धारित की जाए कि उसमें एक समानता लाई जाए और उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। फुल स्टॉप।